जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार है उनका जो ख़ास हैं हम सब के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया। आज स्पेशल कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम है उनका, जिनका आप सभी बहुत ही प्यार से, आदर से, सत्कार से स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है कि धड़कन के सभी साथी एकजुट होकर एक हमारी महान शख्सियत, जिनका नाम है रीता गुप्ता जी, रोहतक, हरियाणा से। तो आज हमारे स्टूडियो में आप ही की सबकी प्यारी दीदी आने वाली हैं। बस अनुरोध करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उनका स्वागत बहुत ही जोर से, खरतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो चलिए पुकारते हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए, जिसका नाम है धड़कन की शान, हमारे मेहमान। शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं आदरणीय रीता गुप्ता जी को। दोस्तों, कुछ लाइनें याद आ रही हैं। ये वो राग है जिसे हर पल गाया नहीं जाता, हर बार इसको बजाया नहीं जाता। करो सब जोर से स्वागत, अभिनंदन इनका, बगैर ताली के इनको बुलाया नहीं जाता। तो लीजिए, आने वाली हैं, उनसे पहले उनका एक स्वागत बड़े ही अलग अंदाज में हम करना चाहते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम।
दुश्मन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शब्द नहीं है मेरे पास। स्वागत है हम सब की, मेरी भी बहुत ही प्यारी रीता गुप्ता जी का। जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, और आदरणीय नीता जी को भी मेरा सप्रेम नमस्कार। सभी धड़कन के परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ कि जो आपने अपने ही परिवार के एक सदस्य को मेहमान जैसी विशिष्टता का एहसास करवा के मेरे इस दिन को खास बना दिया। आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि कहाँ से ढूंढ के लाए कोई जवाब देता। आपने जिस तरह बात शुरू की, मैं शायद उसकी काबिल नहीं हूँ। ये हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप इतनी बड़ी, आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि आप वाकई अगर एक माँ हैं आप, और वो भी आपको पता ही है कि आप किसकी माँ हैं। एक माँ से बड़ा मान, सम्मान या माँ से बड़ा शब्द इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे लिए, हम सब के लिए माँ एक सबसे बड़ा ओहदा होता है, पद होता है, भगवान होता है। तो आप अपने आप को हमारे सामने, यानी कि अपने ही रेडियो धड़कन के एक अदने से बालक के सामने ये कहना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही अतिशयोक्ति होगी कि आपने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, और उसके बाद भी आप बहुत अपने आप को सम्मान के लायक नहीं समझते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे कार्यक्रम, यानी कि अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है धड़कन की शान, हमारे मेहमान, सौभाग्यशाली हैं हम कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे जो स्रोत हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि आपका जो शुरुआती जीवन या रेडियो से संबंधित आपको भी शौक था, और आपने भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं संगीत की जो विधा होती है उसमें रुचि दिखाई। और आपका ये यात्रा, आपकी जो यात्रा कब आरंभ हुई और किस प्रकार से आरंभ हुई, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी अगर दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जी, रेडियो धड़कन है तो बात तो संगीत से ही शुरू होगी। जी, सच तो ये है कि मुझे संगीत के बारे में कुछ पता ही नहीं था।
जब मेरा बचपन था तो हमारे यहाँ रेडियो हुआ करता था, क्योंकि उस समय तक टीवी नहीं आया था। तो रेडियो पे गाने सुनते थे, बस वही एक मनोरंजन का साधन होता था। लेकिन 8वीं कक्षा में जब मैं पहुंची तो वहाँ एक ऑप्शन थी विषय चुनने के लिए, और मैंने संगीत इसलिए चुन लिया, केवल इसलिए चुन लिया कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, 2-4 गाने ही बोलेंगे और पास हो जाएंगे। ये तो आपने हमारे बचपन की याद दिला दी। और जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और चलो कुछ ऐसा विषय चुने कि जिसमें हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से हम और पढ़ाई से थोड़ा बच जाएंगे। और गीत संगीत की जो विधा है या गीत, या आपकी जैसी बचपन की आप बता रहे हैं कि शौक रहा है गीत संगीत के प्रति, तो वाकई बहुत ही हमें भी हंसी आ रही है ये बात सुनकर। आपका जो बचपना जो एक साधारणतः सभी का होता है, लेकिन उसमें इतनी खूबसूरती के साथ आपने बिल्कुल अपने ही अंदाज में जो सच्चाई है वो बयां की, वाकई काबिल तारीफ है। जी आगे बताएं प्लीज। बस खेल खेल में जैसे संगीत चुना मैंने, और ये संगीत यात्रा शुरू हो गई तो पता ही नहीं लगा। एमए संगीत में किया, फिर आकाशवाणी रोहतक तक कैसे पहुंच गई मुझे नहीं पता। इसमें एक बात है कि मेरी अध्यापिका श्रीमती योगमाया भटनागर जी का बहुत बड़ा योगदान मैं मानती हूँ, क्योंकि वास्तव में संगीत से मेरी पहचान ही उन्होंने करवाई। जी। उसके बाद 1976 में आकाशवाणी रोहतक शुरू हो गया। रोहतक एक छोटा शहर होने की वजह से आकाशवाणी की तरफ लोगों का बहुत रुझान हो गया, और उसी दौर में मैं भी वहां तक पहुंच गई। जी। वहां पे हरियाणवी लोकगीतों के कार्यक्रम में मैंने ऑडिशन दिया और ना जाने कैसे पास भी हो गई। जी। फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और आपको बताऊं, सच बात है कि मुझे पहली रिकॉर्डिंग के लिए 40 रुपए का चेक मिला। जब वो चेक मुझे मिला तो वो चेक वास्तव में इतना भारी था कि रेडियो स्टेशन से घर तक पहुंचते पहुंचते जितने लोग जानकार मिले, जी। मैं सबको बताती आई कि ये चेक मिला है मुझे, 40 रुपए का चेक आकाशवाणी रोहतक से मिला है। वाकई पहला जब कोई प्रोग्राम जब आपने किया तो उसके एवज में, या मेहनताना जिसे कहते हैं, कि पहला 40 रुपए का चेक आपको मिला, तो वाकई बहुत ही उस जमाने में 40 रुपए की बहुत महत्ता होती है और बहुत बड़ी राशि होती है। और वाकई जब जिंदगी का पहला कोई भी हम कदम उठाते हैं तो वाकई इतनी खुशी शायद ही कभी मिली हो, जब एक सरकारी दफ्तर में, और इस प्रकार वो भी आकाशवाणी के, और वहां से एक राशि के रूप में 40 रुपए का चेक जो भी आपने किया। बिल्कुल वाकई बहुत ही सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि आप पहले ही चरण में, और आपने इतनी शानदार खूबसूरत कामयाबी हासिल की। और वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और बताएं, और आगे जो आपकी जो यात्रा रही वो कैसी रही, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसी संदर्भ में बच्चों के कार्यक्रम आते थे रविवार को, फिर मैं उसमें हिस्सा लेने लग गई। जी। फिर सामाजिक विषयों पर परिचर्चा के विषय थे तो उसमें भी मैंने भाग लेना शुरू कर दिया। जी। धीरे धीरे ये बच्चों के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विषयों पर भी भाग लेना शुरू किया। जी। और इसी तरीके से मैं रेडियो स्टेशन से जुड़ती चली गई। तो बहुत अच्छी बात है आपने, और हमें सुनकर वाकई हमें अपना रेडियो का जो अनुभव है वो याद आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि भाई, जैसे कि रेडियो धड़कन के बारे में आपने कब से सुना और कब से आरंभ किया रेडियो धड़कन सुनना? जी। रेडियो धड़कन के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बार मैं रेडियो धड़कन 1 मार्च 2022 को जुड़ी। जी। और 6 मार्च 2022 को मैंने ललित सर जी आपको फोन किया। जी। जी। और मैंने पूछा कि क्या मैं ललित सर जी से बात कर सकती हूँ, और सच मानिए जब मैंने आपकी आवाज सुनी मैं तो बैठ ही गई एकदम। अरे किससे बात कर रही हूँ मैं, और मैं इतनी हैरान हो गई ऐसी आवाज सुनकर कि इनसे बात करूँ या ना करूँ। फिर धीरे धीरे आपसे बातचीत हुई, और 8 मार्च को मैंने पहली बार अपना अनुरोध गीत भेजा, पहली बार। जी। जी। जबकि मैं 1976 से रेडियो रोहतक से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने 8 मार्च 2022 को पहली बार रेडियो धड़कन पे अपना अनुरोध गीत भेजा। और आपको सुन के शायद ये अजीब लगे या हंसी आ सकती है, मुझे अनुरोध भेजना नहीं आता था।
ओह, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, गाने के बोल लिख दिए, फिल्म का नाम लिख दिया और अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी। जी 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 जी। फिर आपका मैसेज आया कि आप ये तो बताएं कि आप कहाँ से और कौन बोल रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि इस तरीके से अनुरोध भेजे जाते हैं। और उसके बाद रेडियो धड़कन पे नीता जी से मेरी फोन कार्यक्रम के लिए बातचीत हुई और अब मैं आपका आभार तो कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे। ये देखिए, एक्चुअली में आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और हमें याद है जब आपने हमें पहली बार कॉल किया था और हमारी काफी बात हुई थी और आपने बहुत ही प्यार से उसी दिन ही पूछा कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो हमें बड़ा अजीब लगा, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत हम जानते भी नहीं थे, लेकिन आपकी जो भाषा थी, आपका जो बोलने का तरीका था, वाकई दिल को छू गया। ऐसे लग रहा था, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि आप हमारी बड़ी बहन हैं, दीदी हैं, और हमारे लिए जितनी मेरे परिवार में बहनें हैं या जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, मेरे लिए सब माँ समान होती हैं और किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। तो ये भी इत्तेफाक रहा कि आपने मेरे जन्मदिन पर मेरे पास कॉल आया आपका। ये मेरे बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे जन्मदिन पर एक माँ का कॉल आया और ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए दोनों के लिए सौभाग्य की बात है। भी नहीं पता था कि आपका जन्मदिन है और ये कुदरत की, शायद भगवान प्रकृति हमारे साथ थी और हमें मिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने वो 1 मार्च को आपको कॉल किया। मेरा तो दिन ही बना दिया था आपने, और इससे बड़ा उपहार, तोहफा जिंदगी में कभी नहीं मिला कि एक माँ के रूप में आपने कॉल किया। और बस तभी अचानक से मन में कुछ भाव उठने आरंभ हो गए और क्या बोलूं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ठीक 8 मार्च को आपने, और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हाँ जी बताइए। जब खुशियाँ आती है ना तो दिल खोल कर आती है। बिल्कुल। आपका फोन आना, आपसे बात करना, एक माँ रूपी ईश्वर मेरी नजरों के सामने एक प्रकट हुई और वाकई मन में बहुत सारे विचार उमड़ पड़े। और उसी दिन बस बहुत ही खुशी का दिन था मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी माँ और मेरे पापा नहीं है, लेकिन आपने अचानक ही दर्शन दिए तो बस वाकई ऐसा लगा कि साक्षात माँ आ गई। और सच में, और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई कि 6 मार्च को ही मैंने अपना नया लैपटॉप खरीदा। अरे वाह जी, ये तो और भी अच्छी बात है जी। इसके साथ में एक बात कहना चाहूंगी जी 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 कि मैंने आपके जन्मदिन पर जब आपको कॉल किया, उसके फलस्वरूप आपने मेरा जन्मदिन 18 अक्टूबर को रेडियो धड़कन पे सेलिब्रेट किया जी। उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगर आभार व्यक्त करूं तो वो बात छोटी हो जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है, लेकिन उसका एहसास अपने दिल में होता है। मेरे पास भी कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं जो मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं, लेकिन हाँ, साक्षात माँ नजर आई। और बस उसके बाद 8 मार्च को आपने अपना अनुरोध गीत भेजा, 8 मार्च 2022 में, और उसके बाद ये सिलसिला चलता ही चला गया और आज तक कायम है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि ये रिश्ता, ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। बिल्कुल, ये परिवार मेरा हो गया है। रेडियो धड़कन तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सांसों में बस गया है। और आज हमारे मेहमान के रूप में रेडियो धड़कन पर जो मैं अपनी मेहमान नवाजी करवा रही हूँ आपसे, इससे ज्यादा खुशकिस्मती तो शायद नहीं हो सकती किसी भी श्रोता की। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये आपकी मेहमान नवाजी की बात नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य है, रेडियो धड़कन का सौभाग्य है कि आप जैसी महिला, बहन, माता हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, और बताएं आरजेज के बारे में, जैसे क्योंकि आपने एक सफर, एक पड़ाव पूरा किया है आकाशवाणी में, तो आकाशवाणी में जो भी आरजेज जो होते हैं उनके साथ भी आपका सामना हुआ होगा। तो किस प्रकार से आपके मन में विचार आते हैं उनको देखकर, या अपने आप को भी, क्योंकि आप भी एक प्रकार से आरजे ही थे वहां पर, और क्योंकि बेशक आप कार्यक्रम करने जाते थे, अलग अलग विषयों पर आपने चर्चा की है, लेकिन आरजे के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे दिमाग में एक आरजे की छवि जो है ना, जिसे आप चाहे अनाउंसर कहें, उद्घोषक कहें या रेडियो जॉकी कहें, एक इतनी
सम्मानित और प्रतिष्ठित छवि है कि उस छवि को मैं अपने रेडियो धड़कन के दोनों आरजे नीता जी और आप में देखती हूँ। जी क्यों ना देखूं, क्योंकि मैंने वो शान देखी है। एक आरजे एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी भी हाल में अपनी जुबान, अपने भावों पर, अपने अंदाज को इतना संतुलित बना के रखता है कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब वो माइक के सामने आता है तो अपनी शारीरिक, मानसिक सभी परेशानियों को पीछे छोड़ के ऐसे कार्यक्रम की प्रस्तुति देता है जो कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन जाता है। और मुझे अब आपसे बात करके वो एहसास बिल्कुल हो रहा है कि जैसे मैं आपको अपने सामने बैठा हुआ देख रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। ये एहसास करवा देना एक आरजे कोई छोटी बात नहीं है, जिसको हम ये कह दें कि एक अनाउंसर है या वो बस प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत होते हैं जिसको हम दूर से देख के भी हम उनकी छवि अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं। और नीता जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो एक हनी टच वॉइस है, इतना स्पष्ट उच्चारण जी, एक एक शब्द, एक एक नुक्ता ऐसे लगाती हैं कि मुझे कई बार मेरे मन में आता है कि एक दो ट्यूशन क्लासेज उनसे ले लूं। वाकई बहुत आपने सही बात कही है और सच में जो आपने कहा है बिल्कुल हूबहू वैसी ही हैं और बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनके अंदर। और हम अगर बताने पे आए तो लगता है कि हमारा प्रोग्राम एक घंटा क्या, 2 घंटे या 4 घंटे पूरे लग जाएंगे, लेकिन उनकी जो वाकई जो शैली है, जो उनकी कर्मठता है काम के प्रति, वाकई बहुत ही डेडिकेट है कार्यक्रम को लेकर। जी आगे। वो इतनी मैत्रीपूर्ण है, इतने श्रोताओं को बांध लेती हैं। उनकी वो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ऐसे हैं कि उनकी आवाज में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जी, जो खींच लेती है। और ललित जी आपकी बात करूं अब आप जब भी हमारा नाम आप लेते हैं तो हमें बहुत हंसी आ जाती है कि हमारे बारे में क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी, हमें डर लगता है। और सच बताएं तो सच में हमें थोड़ी सी शर्म भी आती है कि हमारे बारे में कोई कहे तो थोड़ा सा हम झिझक से जाते हैं, हेजिटेशन सी होने लगती है कि अब नहीं, आप झिझकिए नहीं बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल सही बात बोलूंगी। जी जी जी। देखिए, कभी शेरो शायरी करना, कभी मिमिक्री करना, वो पुरानी दादी नानी के समय की कहावतें, उनके नुस्खे और गाना, अरे वाह कमाल। ऐसे इतना सुरीला, इतना तालबद्ध, जैसे आपने संगीत की शिक्षा ली हो। और आवाज तो कुदरत की देन है वैसे, लेकिन फिर भी आपको तो इतनी मेलोडियस वॉइस मिली है, इतनी मेलोडियस है कि मैं ही नहीं, सारा धड़कन ग्रुप, जो भी लोग आपकी, जो श्रोता आपकी आवाज सुनते हैं वो आपके कायल हो जाते हैं। और हाँ सच शर्माई है सागर को ये बात सुनकर। नहीं आप शर्माइए नहीं आप शर्माइए नहीं जी, हम शर्माई गए हैं। अच्छा, अगर सागर को गागर नहीं भरूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि नीता जी बोलती हैं तो ऐसे लगता है फूल चढ़ रहे हैं जी, और आप जिस टाइम गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घुंघरू खनक रहे हैं। और आप लोग तो करते हैं और रेडियो धड़कन पर सबके दिल धड़कने लगते हैं। लगता है कि आज रुला के ही छोड़ेंगी हमें। बहुत भावुक हो जाते हैं हमारे बारे में कोई जब बात करता है, तो आपको पता ही है कि बाय नेचर मैं बहुत ही भावुक हूँ और जब भी हमारे बारे में कुछ बात होती है तो वाकई आंखें भर आती हैं और गला रुंध सा जाता है। नहीं, आप तो गाना इतना कमाल गाते हैं तो गला रुंध कैसे सकता है। वो हो जाता है जब भी हम भावुक बातें, क्योंकि अपने बारे में जब हम कुछ बात सुनते हैं थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग्स आने लगती हैं और सोचते हैं कि इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति और एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी तारीफ, तो बड़ा हमें अजीब सा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं और आप तो हैं ही हैं, आपकी बात ही कुछ और है। दोनों छोटे और बड़े सब में हो सकते हैं। आपने इतनी छोटी उम्र में यह कहे कि आपका इनबॉर्न एक क्वालिटी है जो आपकी वॉइस टोन है जी, और उसको जो साधा है वो आपने अपनी मेहनत से साधा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हमारी तारीफ में कुछ
ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं। लेकिन बस प्रयास रहता है हमारा कि हम हर कार्यक्रम अपने ही अंदाज में, एक जैसे कि आप हमेशा बोलती हैं कि अनोखा अंदाज है, तो यही बस तो। अनोखे अंदाज जो सभी कहते हैं हमारे बारे में, लेकिन कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि सभी साथियों को अपने द्वारा, यानी कि रेडियो धड़कन के द्वारा, रेडियो धड़कन में मैं ही नहीं, हमारी नीता अग्रवाल जी भी हैं, और हम दोनों ही का प्रयास रहता है कि एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए, ताकि हमारे जितने भी साथी धड़कन परिवार में जुड़े हैं उन सब का मनोरंजन कर सकें, और बिल्कुल। हमें अच्छा लगता है। चलिए, ये कहानी तो चलती रहेंगी। और जैसे आपने कहा था कि एक बार मैंने भी आरजेस के लिए एक ऑडिशन दिया था, तो जी हाँ, मैंने भी दिया था जी और मैं सफल नहीं हुई, क्योंकि एक शब्द पे अटक गई। तभी तो मैं आपको बता रही थी कि नीता जी से मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। जी 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 एक शब्द पे अटकी जी और गायब हो गई, बस खत्म। क्योंकि ये तो आरजेस के लिए शब्दों का उच्चारण जी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और वो शब्द कौन सा था, मैं आपको बताती हूँ। जी ग्रह और ग्रह, जी जी एक ग्रह नक्षत्र जी, और एक एक घर ग्रह होता है, जी। घर होता जी। है। मैं वो ग्रह आज भी शब्द ठीक नहीं बोल पाती ग्रह हूँ। और गृह जो होता है, हाँ, ग्रह जो है ना, जी वो मैं आज भी शब्द ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि वो दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया ना, कि ये मैं ठीक नहीं बोल पाई थी। जी। हम्म, हाँ, होता है कभी कभी, जब हम जिंदगी की पहली बार जब हम किसी भी फील्ड में हम कदम रखते हैं, और उस कदम में, उस यात्रा में, यदि कभी छोटी सी भूल से, भूलवश, क्योंकि हम कभी भी कहीं भी जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो कहीं एक शब्द या कोई और बात अगर खराब हो जाती है या उच्चारण बिल्कुल। सही से नहीं होता है, वाकई जिंदगी भर वो बातें याद रहती हैं। बेशक हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वो दिन, वो चीज, या वो हमारे साथ जो गलतियां हुई हैं, वो हम जिंदगी भर याद रखते हैं। वो बिल्कुल, और मैं तो वो बस ध्यान में रहती है। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि फेलियर जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी फील्ड में हम सफल नहीं होते हैं, या हम फेलियर का सामना करना होता है, या फेलियर जी। का सामना होता है, तो हमें और भी ज्यादा सीखने की जो ललक होती है, आगे बिल्कुल, बढ़ने की जो हिम्मत ललक होती मिलती है, है। हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है कि नहीं, आखिरकार हमसे ये गलती कैसी हुई, उसको हम सुधारने के लिए और न जाने कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन वो टीस वो हमेशा ये दिल में ठीक रहती है। वो रहती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये गाना तो इस समय बनता ही है, तो आप कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहती हैं हम सभी के लिए? रेडियो धड़कन के सभी श्रोताओं के लिए, सभी साथियों के लिए, जी आपके लिए जी और नीता जी के लिए जी, स्पेशल है। स्पेशल जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके एक एक शब्द जो है ना, जी वो दिल से निकलता है। जी, वो गाना है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, वाह, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। बहुत ही खूबसूरत गीत है। हर खुशी हो जहाँ वहाँ, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। वाकई जी, दिल का गाना है, दिल से जुड़ी हुई एक प्रकार से आशीर्वाद रूपी ये खूबसूरत गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको और आपके धड़कन परिवार के जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये खूबसूरत गीत। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे
आशीर्वाद रूपी ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7 कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। साथियों, आपको बताना चाह रहे हैं कि आज जो भी हमारे साथी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तक का कार्यक्रम नहीं सुना, उनको बताना चाहते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है धड़कन की शान, हमारे मेहमान, और आज के हमारे मेहमान हैं हमारी बहुत ही प्यारी सबकी दीदी, और मेरी तो माँ है ही है ना। तो आज हमारे स्टूडियो में आप आई हैं, और यानी कि रीता गुप्ता जी आई हैं, और स्वागत कीजिए जो अभी जो जुड़े साथी हैं। और तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी जो यात्रा रही एजुकेशन के क्षेत्र में, उसके बारे में कुछ अगर चर्चा करना चाहें या बताना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, मेरी सारी शिक्षा रोहतक में हुई है जी। सबसे पहले मैंने MA म्यूजिक, वोकल म्यूजिक से किया जी। उसके बाद मैंने BEd किया जी। फिर मैंने MA इंग्लिश किया जी। क्योंकि प्रधानाचार्य के लिए पद के लिए कोई संगीत की MA पात्रता नहीं थी और अच्छा। उसके लिए किसी विशेष विषय में ही MA होना बहुत जरूरी था। जी। इसलिए मैंने MA इंग्लिश किया और उसके 4 साल के बाद फिर मैंने M.Ed की। अच्छा। और उसके एक लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद 50 साल की उम्र में मैंने फिर से एक बार MA इंग्लिश किया क्योंकि ये मेरे अध्यापन का विषय था और उसके लिए मुझे अपडेट होना बहुत जरूरी था। जी, बहुत सही बात कही है, क्योंकि समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जी, लेकिन डिग्रियां तो डिग्रियां होती हैं। जी। असली ज्ञान तो आदमी की शख्सियत से पता लगता है। वाकई वास्तव में डिग्रियों से कुछ नहीं होता जब तक कि आदमी अपने बारे में खुद स्वयं नहीं बता सकता। जी जी जी। यहाँ मैं अपने रेडियो धड़कन के साथियों और जो माता पिता मेरी इन बातों को सुन रहे हैं उनको जरूर बताना चाहूंगी और एक निवेदन करना चाहूंगी जी जी कि यदि आपके बच्चे किसी कला में, चाहे वो गायन है, वादन है, नृत्य है या खेल है, किसी भी विषय में रुचि रखते हैं तो उनको पूरा प्रोत्साहन दें, उनका हौसला बढ़ाएं, लेकिन उनकी शिक्षा अवश्य पूरी करवाएं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि शिक्षा व्यावसायिक तौर पर हमें सुदृढ़ बनाती है और जीवन यापन का साधन बन सकती है, जबकि अकेली एक कला, कितने भी हम दक्ष क्यों न हो जाएं, अगर शिक्षा साथ नहीं है तो सफलता की परसेंटेज बहुत कम है। ये मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने, वाकई बहुत ही अच्छे अंदाज में और एक शिक्षाप्रद आपने बात कही है। और समाज के प्रति जो रुझान है आपका, कुछ कर गुजरने का, वाकई एक अनोखा जज्बा है। आप चाहते हैं हमेशा ही हर इंसान खुश रहे। और एजुकेशन की बात, क्योंकि आप एजुकेशन से यानी शिक्षा क्षेत्र में रही हैं और आज भी शिक्षण क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। आप एक बात बताना चाहते थे हमें कि जो आपके जो स्टूडेंट्स के बारे में आप बताना चाह रहे थे कि एक बार बात हुई थी हमारी, तो आपने कहा था कि आपके साथ जो विदेशी जो छात्र थे वो उनका आना जाना भी हुआ करता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैंने संगीत को अपना उद्देश्य बनाया जी, और लेकिन मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली जी। और अध्यापन के क्षेत्र में जहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी जी, वास्तव में नहीं जाना चाहती थी, वहाँ मैंने 36 साल 4 महीने बिता दिए। एक व्यापक कुटुंब खड़ा कर दिया जिसमें कहीं न कहीं मेरी छाप नजर आती है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने स्कूल को प्यार का मंदिर कहती हूँ। वाकई मेरे कार्यकाल में लगातार 12 साल तक केन्या के विद्यार्थी आते रहे और इतनी बड़ी भाषा की दीवार थी कि उनको हिंदी नहीं आती थी और जो एक्सेंट इंग्लिश का उनका था वो हमारे बच्चों को समझ नहीं आता था जी जी। फिर भी सब बच्चे इतना मिलजुल के उनके साथ रहते थे, अपने टिफिन शेयर करते थे, अपने नोट्स शेयर करते थे और वो सब बच्चे बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेकर आगे अपने कैरियर में आगे बढ़े। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, गर्व भी महसूस होता है कि मैंने इस तरीके का अपना जीवन बिताया है स्कूल में। इसमें मेरा स्टाफ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन की और बहुत ही
आज भी उनका मेरे साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, हालांकि मुझे रिटायर हुए 11 साल हो चुके हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। और बहुत ही कम इंसान होते हैं कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं या किसी भी तरीके से मार्गदर्शक का काम करते हैं। और उसी प्रकार जो भी आपने अनुभव किया और वही कार्य आप आज भी कर रही हैं। और हमेशा ही जो साथी होते हैं, जो भी घर परिवार के हैं, घर परिवार के ना हो, जितने भी साथी जुड़ते हैं आपके साथ, जो भी स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, उनको भी आज तक आप उनके साथ जुड़ी रहती हैं और एक मार्गदर्शक का कार्य हमेशा करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये बात जानकर हमें बहुत ही खुशी भी मिलती है और थोड़ा सा हमें लगता भी है कि जो इंसान कभी कभी जाना तो कहीं और चाहता है, और लेकिन उसकी जो राह है, उसका जो लक्ष्य है, वो कहीं और पहुंचा देता है। ऐसे में मुझे एक छोटा सा दोहा सा याद आ रहा है, और यदि आप कहें तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जो सुनाएंगे बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी हिंदी का टीचर रहा हूँ और हिंदी SST, और तो कहीं ना कहीं मेरी बातचीत में कहीं ना कहीं दोहा आ जाता है या कुछ ऐसी पुरानी कहावतें आ जाती हैं। तो और मैं रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बातचीत सुनने के बाद मुझे ये बेचैनी से हो रही है कि मैं कुछ 2 लाइन दोहे के रूप में बोल दूं, यदि आपकी इजाजत हो। जी, अरे बिल्कुल, बोलिए बोलिए। वो कहते हैं कि जित ढूंढन मैं चली, जित ढूंढन मैं चली, उत मिलाना छोर। जित ढूंढन मैं चली, उत मिलाना छोर, बिन ढूंढे जिस ओर चली, उत बंधी जीवन डोर। अरे वाह वाह वाह। अर्थात जिस भी राह पर आप चलना चाहते थे, जो राह ढूंढ रही थी आप, वो राह तो नहीं मिली और उसका छोर भी नहीं मिला, लेकिन जो ढूंढा ही नहीं और उस बिन ढूंढे जिस ओर चली, उत बंधी जीवन डोर। और जिस बिन सोचे, बिन ढूंढे जिस ओर जाना चाहती थी, बंध गई, वो आप शिक्षण कार्य में बहुत उन्नति की और एक प्रधानाचार्य पद पर होने के बाद आप 11 साल पहले आपने सेवा निवृत्ति की, यानी कि रिटायरमेंट ली। इसीलिए तो कहते हैं ना रेडियो धड़कन के कि ललित जी 1 मिनट में बात को बदल देते हैं। मैंने अपनी बात की और आपने इतना सुंदर एक दोहा उसके लिए बोल दिया। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, हिंदी के टीचर तो वास्तव में आप ही हैं। हाँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ, लेकिन जिसकी चर्चा हर जगह होती है, देश विदेश में होती है। अंग्रेजी एक बहुत ही इम्प्रेसिव, इंग्लिश जो है एक इम्प्रेसिव भाषा होती है, लेकिन हिंदी भी कोई कम नहीं है। हाँ जी, इंग्लिश को थोड़ा प्रेफरेंस इसलिए दे देते हैं कि इंटरनेशनल भाषा है, इंटरनेशल लैंग्वेज है, इसी वजह से। हाँ जी, इसीलिए। और किसी ने कहा था, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, उनमें से एक जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ओह हाँ जी, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी, इंग्लिश, हाँ जी, अंग्रेजी एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि हर इंसान की अपनी भाषा, हर देश की अपनी भाषा है। हाँ, तो भाषा से क्या घबराना, भाषा ही तो है। बिल्कुल, हमारी मातृभाषा है। संस्कार झलकते हैं हमारी भाषा में। बिल्कुल। और हिंदी की खासियत बताऊं आपको? बताइए। हिंदी जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोला जाता है। हाँ, लेकिन अंग्रेजी जैसे हम लिखते हैं वैसा हम नहीं, मतलब वो बोला नहीं जाता। हाँ, बहुत बार बहुत से शब्दों में इंग्लिश में कुछ शब्दों को रोक दिया जाता है, साइलेंट बोला जाता है। हाँ जी, चलिए खैर, बातें तो होती रहेंगी, बहुत लंबी हो जाएंगी। और अपने घर परिवार के बारे में कुछ जानकारी देना चाहें, या अपने जीवन जो रहा है आप घर परिवार में इतने सदस्य होते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना, जो आपसी समन्वय होता है, किस प्रकार का रहा घर परिवार में? मेरे परिवार में मेरे 2 भाई और हम 3 बहनें हैं, और सब अपने जीवन में खुश हैं, समृद्ध हैं जी। और मेरे साथ ही 2 भाई मेरे साथ रहते हैं, यहाँ की रोहतक में हम रहते हैं जी। या ये कहें कि मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। बात वही है, मैं कहती हूँ मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ और वो कहते हैं हम अपनी बहन के साथ रहते हैं। बस फर्क थोड़ा सा मेरा और उनके में यही है। इसमें कोई फर्क वाली बात ही नहीं है, भाव का फर्क है। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे भरा समझें या खाली समझें। हाँ बिल्कुल। ये तो परिवार के बारे में होगी। अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है आपका। कुछ ऐसा मैंने कुछ विशेष कोई उपलब्धि नहीं है मेरी,
जिसको कि मैं बयान कर सकूं। इस बात पे हमें हंसी आ रही है कि वो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, और जो भी बड़े इंसान होते हैं, जो भी एक अंदर से एक खास एक महत्व रखते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा कोई उपलब्धि नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने किया हुआ कि जो मैं ये कहूँ कि हाँ बहुत मैंने कुछ कर दिया है लाइफ में आके। हाँ ठीक है, मैंने अपना जीवन को जीने का तरीका जो है, खुश रह के जीने का तरीका सीखा है। जी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, और जीवन में इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि हमेशा ही इंसान को खुश रहना चाहिए। और वही संदेश भी आप हमेशा ही देते हैं कि हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, चाहे किसी भी कितनी भी कठिन परिस्थितियां सामने आ जाएं, लेकिन आप हमेशा ही खुश रहें और आगे उस जीवन पथ पर, संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी आपने कहा कि उपलब्धि नहीं है, लेकिन हर बड़ा इंसान या जो आप जैसी जो महान हस्तियां होती हैं तो हमेशा यही कहती हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि बड़ा मुश्किल होता है कि हर इंसान को वहां तक पहुंचना जितनी आपने पड़ाव देखे हैं। थोड़ा सा हम परिवार या विवाह के बारे में और कुछ जानना चाहें तो आप बता सकते हैं, यदि आप बता सकती हैं तो। हाँ, ये विवाह का प्रश्न जो है ये तो एवर आज क्वेश्चन है, और इस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर मैंने कभी अपनी जीवनी लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो मैं उसका टाइटल दूंगी वो 13 दिन। दो 13 डेज। वाकई ये वो दिन थे जब मेरी मम्मी बहुत छोटी उम्र में अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चली गई। बहुत ही दुखद बात उन दिनों की है जब मम्मी छोटी सी उम्र में चली गई, और पीछे अपने 3 बेटियां, 1 बेटा, वो भी जवानी की दहलीज पे खड़े हुए कंवारे छोड़ गई। और आप समझिए कि इंसानी जज्बात एक तरफ होते हैं, भावनाएं एक तरफ होती हैं, और सामाजिक परिपाटी बिल्कुल उससे भिन्न होती है। बिल्कुल, जहाँ सहानुभूति के साथ साथ सांकेतिक थोड़े कटाक्ष भी होते हैं। देखिए, उस समय हम 3 बहनें और 1 भाई अविवाहित थे, और सभी शादी के विवाह की उम्र के आसपास थे। लोग अफसोस करने तो आते थे, लेकिन साथ ही एक इशारा होता था कि 3 लड़कियां कुमारी हैं, 3 में से 1 की भी शादी नहीं करके गई। और ये बिल्कुल जीवन की सच्चाई है कि एक माँ के ना होने से बच्चे अनाथ हो जाते हैं और पिता असहाय हो जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी मैंने एक फैसला किया कि मैं शादी नहीं करूंगी। हालांकि ये फैसला एक्सेप्ट करना घर वालों के लिए, परिवार के लिए को मानना बहुत मुश्किल था। बहुत बड़ा डिसीजन लिया आपने इस मोड़ पर। देखिए, माँ बाप सारी उम्र बच्चों के लिए करते हैं, और कभी ऐसा समय आ जाए जहाँ बच्चों को माँ बाप का करना पड़े तो सहारा बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सहारा तो एक तिनके का भी बहुत बड़ा होता है। और उस समय जब मैंने ये फैसला लिया तो परिवार के सदस्यों को इसका थोड़ा विरोधाभास भी हुआ। सबने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो पैरों की जंजीरें तो काटनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने। हिम्मत से कदम उठाएंगे तो ही हम अपने परिवार का सहारा बन सकेंगे, क्योंकि हौसला है तो अंधेरे में जुगनू भी रास्ता दिखा देते हैं। बहुत सही बात। और फिर धीरे धीरे सब ने मान लिया मेरी बात को, सबने उस बात को एक्सेप्ट किया। और फिर जो मैंने अपने पापा जी की आंखों में जो मैंने रोशनी देखी एक छोटे से सहारे के बाद, वो खुशी मैंने आज तक वैसी खुशी कभी मैंने महसूस नहीं की। वाकई ऐसी खुशी का एहसास विरल ही होता है। और वाकई इतना आपने सहा है, देखा है अपने जीवन काल में, तो वाकई जब पापा जी या घर के पेरेंट्स में जो भी होते हैं, अगर उनकी आंखों में खुशी होती है, ये आंखों में चमक होती है, और उसी की आपको अनुभूति हुई, वाकई बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। अनुभूति है, एक एहसास होता है कि हाँ, जो हमने किया, जो डिसीजन लिया, वो हमारे परिवार में, हमारे खासतौर से पिता उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वाकई गर्व की बात है। बहुत मुश्किल होता है। जी,
मैं इसको संघर्ष नहीं कहूंगी, मैं इसको कहती हूँ संग जमा हर्ष। बहुत बढ़िया, आपने संधि विच्छेद किया है संघर्ष का। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपने हिंदी के टीचर होने का थोड़ा सा खुशी मिलती है जब भी इस तरीके की संधि विच्छेद करते हैं। तो वाकई बहुत ही अच्छे शब्द में आपने कहा है। लोग हमेशा बोलते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष यात्रा रही हमारी। बिल्कुल नहीं, संघर्ष तो होता ही है। संघर्ष का अगर हम सही अर्थ निकालें तो हम बड़ी मुश्किलों में मेहनत कर करके आगे धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, और वही रो पीट कर, है ना। लेकिन आपने इस शब्द का बहुत ही अच्छा खूबसूरत अर्थ निकाला है, संघर्ष, यानी कि हर्ष के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ। वाकई अगर खुशी से कदम आगे बढ़ाएंगे तो संघर्ष नहीं है, वो हमारी मुश्किलों को आसान करने का रास्ता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने सच में। और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बस बातें करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, लेकिन थोड़ा मन नहीं कर रहा है। और बात याद आ गई है कि माता जी, मम्मी आपकी, और जब गई थी, कभी हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लाइफ टाइम कुछ बातें याद रह जाती हैं जो जाने से पहले इंसान जब अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने की ओर होता है, अग्रसर होता है, तो अंतिम समय में कुछ ऐसी बातें कह जाता है वो जीवन भर याद रह जाती हैं। ऐसे कुछ आपके पास कुछ अनुभव हो या कुछ ऐसी बातें हो मम्मी जी की, तो आप जरूर साझा कर सकती हैं। देखिए, माँ बाप की बातें बच्चों के पास बहुत होती हैं जी, बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मम्मी ने अपने जाने से 3 दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे एक गाना सुना दे। अच्छा। और शायद उन्हें अपने जाने का एहसास हो चुका था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक गाना सुना दे, और मैंने वो गाना उन्हें गुनगुनाया, क्योंकि पता था उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बचेंगी। जाते जाते 3 दिन पहले मम्मी जी ने कौन सा गाना सुनने के लिए कहा था? शायद वो आत्मा कहीं सुन भी रही होंगी जी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो गाना था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना। वो गाना मुझे जब भी सुनती हूँ मुझे वो सीन आ जाता है, मुझे वो सारी बातें, वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। और यकीन रखिए 45 साल हो गए, मैंने आज तक वो गाना उसके बाद कभी गुनगुनाया भी नहीं। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। आपकी स्थिति भी मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल हम बातचीत को विराम देते हैं, दोबारा से आपसे बातचीत जारी रखेंगे इस खूबसूरत गीत के साथ, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। जी।
आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वाकई साथियों, बहुत ही माहौल थोड़ा सा उदास हो गया है, गमगीन हो गया है। ऐसे में बस मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। झुकी झुकी निगाहें, बुझे बुझे तारे, बड़ी उदास घड़ी है, अभी ठहर जाओ। अभी ना जाओ कि तारों का दिल धड़कता है, अभी ना जाओ कि तारों का दिल धड़कता है, तमाम रात बाकी है, जरा ठहर जाओ। दमे फराक में तुम्हें जी भर के देख तो लूं, दमे फराक में तुम्हें जी भर के देख तो लूं, कि फैसले की घड़ी आ गई है, जरा ठहर जाओ। माँ की माँ ही अगर इस तरीके से छोड़ के चली जाए तो उदास होना स्वाभाविक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपकी पसंद और शौक के बारे में कुछ बताएं तो अच्छा लगेगा। देखिए, शौक की बात है तो ऑब्वियसली गाने सुनना और सुनते ही रहना। अच्छा, ये मेरा सबसे पहला शौक है। क्या बात है, गाने सुनना और सुनते ही रहना। सुनते ही रहना, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भाई। दूसरा मेरा शौक है पढ़ना और लिखना। जी, मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है। ये तो ओब्वियस है क्योंकि आप प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, तो डेफिनेटली शिक्षण क्षेत्र में आपने लगभग 36 साल काम किया है। 36 साल लगभग 4 महीने, है ना? हाँ जी। 36 साल 4 महीने आप प्रिंसिपल पद पर रही हैं और आपका बहुत लंबा सफर रहा है शिक्षण क्षेत्र में। तो ये तो स्वाभाविक है कि आपको लिखना, पढ़ना और डायरी लिखना, तो डेफिनेटली। हाँ, डायरी मैं जरूर लिखती हूँ। 2 लाइनें लिखूं, 4 लाइनें लिखूं, जी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लिखना। जो भी राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, आपको हाँ। हिंदी या अंग्रेजी की जो राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे महान राइटर्स रहे हैं, कौन से राइटर्स पसंद सबसे ज्यादा आते हैं? ये मुझे अमृता प्रीतम की लेखनी बहुत पसंद है। जी, मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इतना प्रभावित करती हैं। जी, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं उन्होंने कि जिसको पढ़ के आदमी का मन एक बार हिल जाता है। मैं भाई ये कहना चाह रहा था कि अमृता प्रीतम जी जब देश का बंटवारा हुआ, हाँ, उस समय की जो कहानियां लिखी हैं उन्होंने, बहुत ही बहुत मार्मिक कहानियां हैं और बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानियों का लेखन किया है वाकई। जी, अंग्रेजी के बारे में कुछ बताना चाह रहे और अंग्रेजी में मेरे को रस्किन बॉन्ड बहुत पसंद है। ओके, हाँ जी। जी, एक्चुअली वो फॉरेनर हैं, एक विदेशी हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जी, वो इंडियन बाय नेचर हैं, भारत के ही हैं लोग। जी, भारत की ही बात करते हैं हमेशा ही। और हाँ, हमेशा। जी, और उन्होंने अपनी लेखनी में हमेशा, अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, बच्चों की कहानियों में हमेशा ही भारत के कल्चर को, भारत के इतिहास को उठाया है। जी, तो मुझे रस्किन बॉन्ड बहुत पसंद है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं बीच में थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता ही है, जब भी कुछ बात अच्छी चलती है तो मेरे दिमाग में कुछ न कुछ कौतूहल समझने लग जाता है। तो मुझे भी कुछ बातें याद आ जाती हैं जब मैं प्रोग्राम करता हूँ। आपको पता ही है, जब भी मन में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो कुछ न कुछ बोल देता हूँ। जैसे आपने बताया कि अंग्रेजी में जो रस्किन बॉन्ड आपके फेवरेट राइटर हैं, तो ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ मैंने थोड़ा सा देखा है, क्योंकि हम अपने देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत लगाव रहा है। और साथ में एक शख्सियत और है जिनका नाम है टॉम ऑल्टर। टॉम ऑल्टर वाकई वो भी जब से भारत आए हैं, मतलब हमेशा भारत के ही हो गए हैं, हिंदुस्तान के ही हो गए हैं। उनकी भाषा शैली वाकई बहुत ही कमाल की है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स भी किए हैं, कुछ स्टोरीज भी लिखी हैं। वाकई उनका जो तलफ्फुज है अल्फाज बोलने का, वाकई बहुत ही शानदार कमाल है। संस्कृत भी बहुत शानदार बोलते हैं, और अच्छा, हिंदी, उर्दू में तो बहुत ही कमाल बोलते हैं वो। अच्छा, जी, अच्छा, इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता था जी। तो आज बताया आपने, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ललित जी कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन की बात करते ही हैं अपने कार्यक्रम में।
तो बस चलिए आप जैसे बड़े लोगों से हम सीखते हैं और दिन रात सीखते ही रहते हैं। और क्योंकि मेरी फील्ड बहुत अलग रही है और क्योंकि हर साथियों से इधर उधर जाना होता है, मिलना होता है, हम आज भी हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और हम बिल्कुल सीखते हैं। ये शौक है हमारा कि हम सीखें और सीखें और सीखें, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये हम मानते हैं। बिल्कुल, और सीखने वाला ही बड़ा होता है, सीखने वाला बड़ा है। बड़े लोगों से आप कह रहे हैं ना, बड़े लोगों से सीखते हैं, लेकिन सीखने वाले से बड़ा कोई नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन हम अपने आप को कहीं से कहीं तक भी हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं। हम छोटा बन के ही आए थे और छोटा बन के ही रहना चाहते हैं। बस यही, अब बस खुशहाल जिंदगी हो, खुश जिंदगी हो, बस यही हम चाहते हैं। और सभी खुश रहें। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, बस अपने आप को हमेशा छोटा ही समझना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़ा बन के ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं, हम छोटे ही सही हैं, तो ये अच्छा लगता है। बाकी इसके अलावा और आपको, और जैसे न्यूज़पेपर हैं या कुछ और जो महिलाएं खास तौर से होती हैं, कुछ उनके अलग कलाएं होती हैं, घर में बैठे बैठे भी, सर्दियों के दिनों में खास तौर से कुछ ऐसी कला है उनके पास जो कुछ ना कुछ करती रहती हैं जब खाली समय होता है। तो आप थोड़ा कुछ बताएं। मेरे पास भी एक कला है। एक तो मेरे को टाइम, न्यूज़पेपर की आपने बात की तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक कॉलम, हाँ जी, एक स्पीकिंग ट्री नाम से एक कॉलम आता है, तो वो एडिटोरियल है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो माइथोलॉजिकल भी आता है, रिलीजियस भी आता है, और कॉमन भी होता है उसमें। तो वो मुझे एक वो कॉलम बहुत अच्छा लगता है उसका जी। और आपने कहा कि कोई महिलाएं करती हैं, तो मुझे क्रोशे का काम बहुत अच्छा लगता है। क्रोशे से, हाँ जी, क्रोशे से रंग बहुत बचपन में हम देखा करते थे, हर घर में एक गोल गोल चक्रे से 2 रिंग्स हुआ करते थे, तो उसमें कुछ डालकर क्रोशियो से कुछ ना कुछ करते रहते थे। हम पता नहीं क्या सोचते रहते थे, क्या तीलियां से मारते रहती हैं समझ नहीं आता, लेकिन वाकई, और आज भी वो चलन कहीं कहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा दूर होता चला गया। लेकिन ये बड़ी जानकर हमें बड़ी खुशी मिली है। आज भी वो धरोहर जिसे कहते हैं हम, हमारी महिलाओं की जो हाथ से जो काम करती हैं क्रोशियो के साथ, 2 तीलियां लेकर, मतलब स्टिक लेकर। नहीं, वो 2 तीलियों वाला नहीं होता है जी, वो तो 2 तीलियों वाला जो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, वो स्वेटर बुनने वाला होता है। अच्छा, ये कौन सा होता है? बुनने वाला क्रोशिया सिर्फ एक होता है, आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। अच्छा, एक होता है। ओ हो, हमें ज्ञान नहीं है, हमें बिल्कुल भी अनाड़ी है इसके बारे में आप महिला नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं पता है। जी, हम तो दूर से देखा करते थे, हम तो कभी देखते नहीं थे। और बस ये कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या तीलियों से क्या क्या करते रहते हैं जो बचपन में आपने स्वेटर पहने होंगे ना जी, वो उन्हीं तीलियों से बने। हाँ जी, वो स्वेटर ही होता है। और आपने हमें ज्ञान दिया इस बारे में, हमें बिल्कुल समझ नहीं थी। और जी बताएं, कंटिन्यू करें इस बात। मेरे को क्रोशिया से कुछ भी रंग बिरंगी चीजें बनाना बहुत पसंद है, सच में बहुत पसंद है। और फिर वो किसी को गिफ्ट करना, तो वाह, मुझे बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। एक तो बनाना, ऊपर से गिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। गिफ्ट करना, बनाना देखिए कितनी शिद्दत के साथ बनाता है इंसान कोई भी। उसके अंदर आकृति भी उकेरी जाती है, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, इतना तो हमें मालूम है। लेकिन उसके साथ गिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। बात ये है, जिस टाइम आदमी बनाता है ना जी, कोई भी आर्ट बना रहा है, तो उसके दिमाग में एक इमेज होती है कि मैंने ये इसको गिफ्ट करना है। मेरे दिमाग में तो रहती है, तो मेरे तो हर धागे में उसी आदमी का नाम बुना जाता है। बिल्कुल, मैं बस इसी बात पर ही आ रहा था। जब भी किसी इंसान को गिफ्ट किया जाता है, उसकी छवि, उसकी सोच, उसके बारे में ये सोच करके मुझे उसके लिए बनाना है, तो बस ये ख्यालात बहुत अच्छा है। और बहुत ही ख्याल अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके ख्याल करते करते कोई चीज बनती है तो वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी बनती है। और मन में भाव होते हैं कि हाँ, मुझे उसके लिए बनाना है। तो सच में बिल्कुल, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है जी। और ऐसा जितना मुझे मिला है, शायद बहुत कम लोगों के नसीब में होता है जी। मुझे तो दूसरे के चेहरे पे खुशी का कारण बनना ऐसे लगता है जैसे परमात्मा सामने ही है जी। मुझे उसी में खुशी मिलती है कि मैं किसी को कुछ अपने हाथ से बना के दे दूं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। वो शायद जब भी उसका इस्तेमाल करेगा, तो उसको मेरी याद या मेरी एक छवि नजर आएगी सामने। जी, बहुत सही बात कही है आपने। बिल्कुल जैसी आपकी सोच है, बिल्कुल ठीक वैसी ही मेरी सोच है।
रेडियो धड़कन के बारे में कुछ बताना चाहें या कुछ कहना चाहें अपने मन की बात, जो रेडियो धड़कन को सो फील करते हैं, अनुभव करते हैं या एहसास करते हैं रेडियो धड़कन सुनते हुए, और जो भी हमारे साथी हैं। रेडियो धड़कन परिवार ने मुझे बेहद प्यार दिया है, बेहद सम्मान दिया है। वो एक ऐसी मिसाल है कि देखिए, रिश्तों की कीमत, उसकी अहमियत नहीं है। रिश्तों की कीमत, आप कहना चाहते हैं कि रिश्तों की कीमत नहीं है, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। वाकई बहुत ज्यादा होती है। जी। ऐसे अटूट रिश्ते दिए हैं बिना जात पात के, धर्म के, भेद के। इतने मेरे अपने बंदे हैं, कोई सखी, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई और फिर बेटा। वाह, ऐसा परिवार! अरे कौन गर्व नहीं करेगा ऐसे परिवार पे। मेरे लिए तो रेडियो धड़कन कृष्ण की बांसुरी की एक जिंदगी की धुन है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है कि रेडियो धड़कन तो कृष्ण की बांसुरी की तरह जिंदगी की धुन है। वाकई इस सेंटेंस को, इस वाक्य को सुन के तो हमारे मन में न जाने क्या क्या ख्यालात आते रहते हैं। और सच में बहुत प्यारी लाइन कही है आपने जी। बस यही कहती हूँ कि तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है तब तक मुझे जिंदगी चाहिए। ऐसी बातें करके मुझे सच में बहुत भावुक कर जाती हैं और मैं कहीं और दुनिया में चला जाता हूँ। जी प्लीज। देखिए, रेडियो धड़कन ने तो पृथ्वी के नक्शे के फैलाव को ही कम कर दिया है। अरे वाह, क्या बात कह दी आपने। देश में ही नहीं, विदेशों में भी रह रहे साथी इतना प्यार करते हैं। खून के रिश्ते क्या होते हैं, जज्बाती इन प्यार के रिश्तों की क्या कीमत लगाएगा कोई इंसान। ठीक बात है। खून के रिश्ते एक तरफ हैं और ये प्यार के रिश्ते, इनका कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना, लव ट्रेवल्स विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा। क्या बात है, क्या बात है। लव ट्रेवल्स विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने बहुत ही प्यारी, बहुत ही बड़ी बात कह दी है और वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले हम श्रोताओं के लिए एक खूबसूरत गाना, जो आपकी पसंद का जो गाना है, वो सुनवाना चाहते हैं। आप एक गाना सुनाइए इनको, सबके लिए है। वो बात इतनी सी है, कह दो कोई दीवाने से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। क्या गाने चुन चुन कर लेकर आते हैं आप, और सच में और क्या बताएं। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। नई मंजिल नई राहों पे चले हैं हम तो, ये भी मालूम है कांटों पे पले हैं हम तो। गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से, गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बढ़ते हैं आगे और अब धीरे धीरे हम अपनी बातचीत को अंतिम पड़ाव तक ले जा रहे हैं। और तो लगभग हमारी ये जो बातचीत रही है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हर पहलू पर हमने चर्चा की। वाकई ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा खत्म ना हो, समय का अभाव होने के कारण, क्योंकि एक फॉर्मेट है हमारा। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि रेडियो धड़कन के साथियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं रेडियो धड़कन के माध्यम से। आज आपने मुझे मौका दिया है रेडियो धड़कन के इस मंच पे मैं कुछ अपनी बात कह सकूं जी। तो मैं मेरा सबके लिए स्नेहमयी प्यार आभार है। धड़कन मित्र मंडली का बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो अपनी पसंद में मेरा नाम शामिल करते हैं जी। मैं सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ
मेरा हार्दिक आभार रेडियो धड़कन की आधार सूत्र आदरणीय नीता जी के लिए है, जिन्होंने ये रिश्ते मोती की तरह माला में पिरो रखे जी। और ललित सर, आप रेडियो धड़कन की सुदृढ़ नींव हैं, एक वट वृक्ष हैं जिसके नीचे रेडियो धड़कन फल फूल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी, गॉड ब्लेस यू ऑल, accept my tears of gratitude, love you all and will love till life। जब तक मैं हूँ तब तक मैं आप लोगों को प्यार करती रहूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि भगवान मुझे आप सबके प्रेम के काबिल बनाए रखे। मैं किसी एक साथी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ या किसी एक का धन्यवाद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सभी उतने प्यारे हैं, सभी अनमोल रिश्ते हैं। और सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे मनोभाव को समझें और मेरी अगर मुझसे कोई गलती हुई है या कोई त्रुटि रह गई है बातचीत में, तो उसे इग्नोर कर दें, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। हाँ, मेरी एक इच्छा और भी है जी, कहें तो मैं कह दूं इस मंच पे। जी जी, अवश्य अवश्य कहें आप। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा भी आए जी, इसी मंच पे हमारे मेहमान, रेडियो धड़कन की शान हमारे मेहमान जी के मंच पे मैं नीता जी को और आपको धड़कन की शान बनाकर लाऊं, मैं आपका इंटरव्यू लूं और न जाने मेरे पास कितने प्रश्नों की एक बौछार सी लगा दूं, एक झड़ी लगा दूं और आप उन सबके जवाब दें जिस तरह आप हमें इंटरव्यू में थे वैसे ही हम आपसे बात करें। मेरा ख्याल है हमारे श्रोता साथी भी सब ये चाहेंगे कि ऐसा एक इंटरव्यू हो और हम आपके बारे में भी कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बातों का पता लगा सकें। और ऐसा एक कार्यक्रम भगवान ने चाहा तो जरूर जरूर होगा कभी ना कभी। जी, हो सकता है और हो सकता है, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं और कोशिश जरूर करेंगे इस तरीके का कुछ कार्यक्रम बन पाए। लेकिन अभी संभव तो नहीं है, लेकिन हम वादा भी नहीं करते। लेकिन हाँ, भविष्य में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे समय जरूर आएगा और हम भी घबरा जाएंगे जब आपके सामने जब हम वाकई हमने बिल्कुल सहज रूप में आपसे बातचीत की है और आपका ये काम है जी, आपको प्रैक्टिस है, आप बिल्कुल सहज तरीके से और सहज होकर ही दूसरे को सहज करते हैं। और मैं सबका आपके इस माध्यम से सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने मेरी बात सुनी। और आपका नीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मंच पे आके कुछ अपनी बात कर सकूं। और आप लोगों ने जो मेरे लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग किया, मैं वाकई में उसके काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ औरत हूँ और मैं आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करके धन्यवाद आपका नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी। और धन्यवाद तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, फिर भी एक कर्सी होती है जो आदमी थैंक यू सो मच कह देता हूँ। वाकई आपकी बातें मैं बहुत ही आराम से सुन रहा हूँ और आप भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गई हैं, जाने अनजाने, लेकिन हम भी इस लायक नहीं हैं। और सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि आप इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है रेडियो धड़कन का जो खास कार्यक्रम है, जिसका नाम है धड़कन की शान हमारे मेहमान, आज आप मेहमान के रूप में आए। आपने मुझे बहुत जाते जाते भी बहुत भावुक कर दिया है और मैं बहुत ऑब्लाइज्ड फील कर रही हूँ, कृतज्ञ हूँ आप सबकी। हम सौभाग्यशाली हैं जो आप इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से बोलते हैं कि रेडियो धड़कन का जो स्पेशल कार्यक्रम है, जिसका नाम है धड़कन की शान हमारे मेहमान। साथियों, अभी आप चर्चा सुन रहे थे हमारे बहुत ही खास मेहमान रोहतक हरियाणा से आदरणीय रीता गुप्ता जी के साथ बातचीत। आप आए धड़कन की शान हमारे मेहमान कार्यक्रम में। ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसी पर्सनैलिटीज हमारे कार्यक्रम में आई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू ललित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रेडियो धड़कन के पूरे परिवार का, नीता जी का।
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मंच पर आ सकूं। और अंत में आपके लिए, चूंकि आप हरियाणा से हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हरियाणवी गीत ना सुनवाएं। तो चलिए सुनवाते हैं जाते जाते बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हरियाणवी गीत। धन्यवाद इस बात के लिए। परदेसा ते उड़ के पंछी घर ने आगे सारे, हो तड़के आना सूरज उग गया, छिप गए चांद सितारे, हो झुमका बरेली आला पिया मेरा इब के भूल न जाइए, हो मेरी पतली कमर नाड़ा झुबेदार लाइए, हाँ पतली कमर नाड़ा झुबेदार लाइए, हो सूबेदार लाइए नाड़ा झुबेदार लाइए, मेरी पतली कमर नाड़ा झुबेदार लाइए, हाँ पतली कमर नाड़ा झुबेदार लाइए। की जब सखी सहेली बात करे, पायल झुमके कंगन मेरे आपस में जज्बात लड़े, अपने अपने साजन की जब सखी सहेली बात करे, पायल झुमके कंगन मेरे आपस में जज्बात लड़े, ओ बंजर पड़ी इस धरती पे तू बादल जल बरसाइए, हो मेरी पतली कमर नाड़ा झुबेदार लाइए, ओ पतली कमर नाड़ा झुबेदार लाइए। हो तेरे बिना ये पलंग सुनने से महल चुबारे, हो रोज गुठा तोड़ा जा क्यों कर रहा से खारे। वाकई मेरी पतली कमर नाड़ा जुब्बेदार लिए। हमारे कुछ साथी हैं, जुब्बेदार का शायद मीनिंग नहीं पता होगा। जो नाड़ा होता है बहुत बड़ा लहंगा पहना जाता है और उसमें जो नाड़ा होता है बहुत बड़ा सा होता है, लेकिन साथ में जो फुंदने टाइप जो डिज़ाइनर फुंदने जो होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं, वो लटकते हैं और वाकई डांस करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और शायद हमारे मेहमान को वो पुराने दिन याद आ गए होंगे। उन्होंने भी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन पर, कार्यक्रम में या शादी विवाह के समय पर डांस किया होगा। इस बारे में खैर मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैंने कभी पूछा है, और बस क्या करें। और उनके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, किस तरह से शुक्रिया करें आपका, किस तरह से शुक्रिया करें आपका, ज़मीन से उठाकर अपने दिल में बिठा लिया, नज़रों में समाकर अपनी पलकों में सजा दिया, इतना प्यार दिया हमेशा आपने हमको, इसलिए मैंने कुछ बिखरे अल्फाजों को आपके लिए कविता बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज के जो हमारे मेहमान थी आदरणीय रीता गुप्ता जी। इच्छा है एक अपनी तरफ से उनके एक खूबसूरत गीत जो मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि अच्छा लगता है मुझे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत ही अंदर से कुछ लगता है कि हाँ, अपनी माँ के लिए जो आज के मेहमान बनकर आई थी, उनके लिए एक जो जज्बात हैं गीत के रूप में उनका शुक्रिया अदा करूं। तो ऐसा ही गीत सुनवाने जा रहा हूं, जो आप सभी का शुक्रिया, हमारे मेहमान का शुक्रिया। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तो कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया। तेरी धूप का, बरसात का, थामा जिसे उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का शुक्रिया।
शुक्रिया 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 शुक्रिया। ऐ माँ तेरा शुक्रिया। धड़कन की शान हमारे मेहमान। और आज के हमारे मेहमान थी रोहतक हरियाणा से रीता गुप्ता जी। आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टाटा,